हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके यही चैनल बीसी इंस्टीट्यूट पर। मैं रविशंकर कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं कि जो आप बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसे आप पढ़कर बहुत ही आनंद आएगा। जिस चैप्टर का नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि मौर्य वंश किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया और किस प्रकार मगध पर राज किया। तो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और उनमें संस्थापक हुए जो हम आज देखने वाले हैं। तो गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके स्क्रीन पर दिखाए। तो ये रहा आपके सामने मौर्य वंश आपके स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रहा ये चंद मौर्य वंश या मौर्य युग। तो आज हम अभी जो हम बताने जा रहे हैं वह एक छोटा सा बेसिक रूप बताने जा रहे हैं, जिसे मौर्य वंश के बारे में आपको यहाँ से कुछ जानकारियाँ प्राप्त होगी। उसके बाद मैं विस्तार से आपको एक एक करके बताऊंगा, जिसे आपको पूरी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको पूरी डाउट क्लियर कराने वाले हैं। आज पूरी मौर्य वंश या मौर्य युग में आपको पूरा डाउट क्लियर कराने वाले हैं। हम ऐसा आपको बताएंगे कि जहां आपको याद ना रहे वह सब कुछ याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, जिसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। मैं एक छोटा सा जो एग्जाम्पल लिया हूँ, यह छोटा सा है, उसके बाद मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मौर्य वंश मौर्य युग कब से कब तक शासन किया और उसके प्रथम संस्थापक कौन थे, उसके उत्तराधिकारी कौन थे और किस किस ने मौर्य वंश पर राज किया। ये सब आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर होने वाला है आज। उसके बाद कि मौर्य वंश के संस्थापक, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यह उठ कर आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश पर 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ठीक है, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? यहाँ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो अभी बिहार में पड़ता है, जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। यहाँ पे पाटलिपुत्र में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। और मौर्य की भाषा क्या थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो बोले जाने वाली भाषा थी वह पाली थी। ठीक है, और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ, जो सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री थी। सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? हेलेना थी, जो इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या हुआ? विवाह हो गया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सहायता की थी। और कौटिल्य ने ही इसे कहा जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य, इसे ही कहा जाता है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य ने
चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर वहां पे क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया। 298 ईसा पूर्व में हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में हो गया। उसके बाद यानी चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर करते चलिएगा। यहाँ पे आप अपने पास कॉपी और कलम लेकर रखें, वहां पे जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते चले। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? पुत्र था। तो इन्होंने बिंदुसार ने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। ठीक है, और बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसे शत्रु का विनाशक कहा जाता है। शत्रुओं का विनाश करने वाला बिंदुसार को कहा जाता है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक हुआ। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर लीजिएगा, सिंहसेन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है, जैन ग्रंथों में कहा गया है। यहाँ पे सब कुछ आप क्लियर करते चलिएगा। उसके बाद यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र अशोक हुआ, जो बहुत ही महान शासक हुआ। अशोक ने अपने 99 भाई का मर्डर करके कहा राजगद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। जो अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। यहाँ पे आप बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होकर आ रहा है। देखिएगा कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे देखिएगा, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो आप लोग यहाँ पे पता है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बिंदुसार और बिंबिसार में आप लोगों को अंतर नहीं बुझाता है। तो बिंदुसार यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर क्या होता है? बिंदुसार होता है। यानी बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था, और बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश का शासक है। यहाँ पे आप लोग पूरा डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, न कि बिंबिसार। आप लोग बिंबिसार को जब याद करते हैं तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, लेकिन बिंदुसार कौन था? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अशोक कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया अशोक? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। ये तो रहा आपका एक छोटा सा टेलर। इसके बाद हम लेकर आते हैं पूरा फिल्म। जो अभी जो लेकर आएंगे वह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा लेकर आने वाले हैं। अभी जस्ट आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ने में। अभी ये जो हम आपको बताए हैं यह एक टेलर बताए हैं, अभी फिल्म पूरा बाकी है। यह पार्ट 1 बना रहे हैं। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे। पार्ट 1 में आपको ये बेसिक चीज़ बता दिए, आपको पूरा बेसिक चीज़ बता दिए हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को छोड़ के न जाए, आप हमारे चैनल को लगातार देखें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। हम आते हैं कहाँ पे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिटेल्स लेकर। और आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का डिटेल्स। हाँ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा डिटेल्स। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप
जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप कॉपी कलम निकाल के साथ में रख ले कि जो जो भी यहाँ पे पॉइंट बोला जाए वह सब आप अपने कॉपी में नोट कर ले। तो देखिए यहाँ पे मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। आपको हम पीछे भी बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद देखिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, यहाँ देखिए ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता क्षुद्र जाति की एक मूरा नामक स्त्री थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी वह क्षुद्र नामक मूरा नामक स्त्री की थी, ठीक है, जाति की थी। इन्हीं के नाम पर चंद्रगुप्त के साथ मौर्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नंदों के रनवास में रहती थी, ठीक है, इनकी जो माता थी चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वह नंदो यानी नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उनके रनवास में क्या करती थी, वहां रहा करती थी। और वहीं पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। उसके बाद आगे देखिए बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराइन से लगे गोरखपुर, यहाँ देखिए गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, ठीक है। उसके बाद यानी बौद्ध परंपरा से यह ज्ञात होता है कि नेपाल के तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि, यहाँ देखिए संभव है कि चंद्रगुप्त उसी वंश के थे। यानी यह कहा जाता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह क्या थे, एक क्षत्रिय कुल के थे या उसी वंश के थे, ठीक है। उसके बाद है चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई। यानी हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि चाणक्य की सहायता से ही क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के राजा घनानंद को पराजित करके क्या किए थे, वहां पे मौर्य वंश की स्थापना किए थे। यहाँ देखिए मौर्य वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त यानी सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यह बहुत VVI क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। एक बार और रिपीट मैं कर रहा हूँ, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बहुत VVI क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, गौर से देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त करके, हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करके क्या किया था, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के सेल्यूकस की गुलामी, यहाँ सेल्यूकस की गुलामी, जो सेल्यूकस था वह क्या किया था, पश्चिमोत्तर भारत को गुलाम बना लिया था, से मुक्त कर दिया। दोनों शासकों ने एक समझौता कर लिया जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्ण अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम क्षेत्र को दे दिया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर ने जो पश्चिमोत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, उससे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे मुक्त करा दिया और सेल्यूकस से एक समझौता किया। और उसके बाद क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी उपहार में दे दिया और पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र क्या किया, उसे दे दिया कि आप यहाँ से जाओ और वहाँ अपना शासन स्थापित कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, इस संधि के परिणाम स्वरूप, यानी यह जो सेल्यूकस के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो
संधि हुई थी या जो समझौता हुआ था उसे सेल्यूकस युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, सेल्यूकस युद्ध कहा जाता है, सेल्यूकस युद्ध कहा जाता है, जो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जो सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के दोनों के बीच हुआ था, जिसमें सेल्यूकस हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? विजयी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि इस संधि के परिणाम स्वरूप, यानी सेल्यूकस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री क्या किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना से विवाह करा दिया। हेलेना से विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। आपको पीछे भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना के साथ हुआ था, जो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं, के साथ करा दिया। चलिए, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो संपूर्ण बिहार, यहाँ देखिएगा, जो स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, अपना पूरा बिहार उसमें सम्मिलित था, और उड़ीसा, बंगाल भी था, और बड़े भागों में अतिरिक्त पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी भारत, जो पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी जो भारत था वह भी क्या था? इसके साम्राज्य में शामिल था, और ढक्कन भी इसमें शामिल था। जो एक ढक्कन प्रदेश है वह भी क्या था? इसके साम्राज्य में क्या था? सम्मिलित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया था, बहुत ही बड़ा, जो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थानी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थानी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में, कंपटीशन का हो या बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। अधिकतर देखने को मिलता है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कहा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन था। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडिका के लेखक कौन था। आपको क्वेश्चन बनाकर, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बनाकर पूरा दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, या इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर ले। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और इसे पूरा रट ले, पूरा अपने माइंड में बैठा ले कि हाँ, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज। ठीक है, यहाँ पे पूरी डाउट क्लियर होने वाली है, पूरी। देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, जो बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन लेवल पे भी पूछा जाता है। वह क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप इसे पूरा याद रखें, भूले नहीं। तो यहाँ पे कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या एक और नाम देखिएगा, चाणक्य। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। यानी चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है, और कौटिल्य कहा जाता है। ये इसके दोनों क्या है? उपनाम है। चाणक्य के उपनाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य।
ये चाणक्य के उपनाम है। और यह क्वेश्चन भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले यह सब क्लियर होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद यह आप अपने कॉपी में नोट कर ले पूरी तरह से। हम पूरा यहाँ पे डाउट क्लियर होने वाला है। आपको हम बोले थे पूरा हम पढ़ाएंगे, इसके बाद भी हम पूरा एक एक करके पढ़ाएंगे आपको हम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको सब डाउट क्लियर होने वाली है। पूरा A to Z डाउट हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। देखिए, वृद्ध अवस्था में, ठीक है, वृद्ध अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर ले। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दें। वृद्ध अवस्था में, यहाँ पे देखें, वृद्ध अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी मुनि यानी जैन धर्म के जो मुनि थे उनसे, भद्रबाहु से क्या किया, भद्रबाहु से जैन धर्म, यहाँ पे देखिए क्या है, जैनी मुनि भद्रबाहु क्या था, एक जैन मुनि था, यानी जैन धर्म का था। उसके बाद देखिएगा क्या किया, जैन धर्म की दीक्षा ली थी। यानी कहने का मतलब है कि वृद्ध अवस्था जब यानी चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया, तो उस समय क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और श्रवण बेलगोला में, और क्या किया, श्रवण बेलगोला, यहाँ पे देखिएगा, श्रवण बेलगोला में, यह श्रवण बेलगोला जो है यह कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। यानी श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व, यहाँ देखिए 298 ईसा पूर्व उपवास के कारण, यानी भूखे रहने के कारण क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी कौन थे, इसके पुत्र कौन था, बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और देखिए इसके बाद हम आज यह चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा डिटेल्स बताए हैं आपको। इसके बाद यानी यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे जो बिंदुसार होगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दे और शेयर करें, कमेंट करें, और हम हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख जाए। हम अपना चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे जो होगा बिंदुसार, मौर्य वंश का बिंदुसार, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।